हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे लेक्चर में। ठीक है, तो आज के इकोनॉमिक्स के लेक्चर में हम इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो लेक्चर शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन प्रेस करो। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ को ही क्या कहते हैं? आर्थिक वृद्धि। तो आर्थिक वृद्धि ये एक संख्यात्मक संकल्पना है और जो वस्तु और सेवा का जो उत्पादन होता है उसमें जो वृद्धि होती है इसी को क्या कहते हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, वस्तु और सेवा का जो उत्पादन प्रोडक्शन होता है उसकी जो वृद्धि होती है, ग्रोथ होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब क्या? इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी आर्थिक विकास। तो जो हमारा आर्थिक विकास है ये आर्थिक वृद्धि यानी इकोनॉमिक ग्रोथ से क्या है? डिफरेंट है। तो ये एक गुणात्मक संकल्पना है। जैसे कि आर्थिक वृद्धि एक संख्यात्मक संकल्पना है, उसी तरह जो आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये एक आर्थिक वृद्धि है, ये एक व्यापक संकल्पना है। तो आर्थिक विकास को अगर हमको निकालना है यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज इक्वल टू आवर इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस जो संरचनात्मक बदल है, जैसे कि हमारा नेशनल इनकम प्लस जो अनएम्प्लॉयमेंट, पोवर्टी, इसमें से जो चेंजेस है वो सब मिलाकर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, उसी को कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट यानी मानव विकास। ठीक है, मानव विकास तो हर एक क्षेत्र में रहने वाले का, व्यक्ति का जो विकास है, तो विकास जो है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट वो सिर्फ पैसे के आधार पर ही नहीं होता, तो वो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक ऐसे जो सुस्थिति निर्माण होती है इसी की वजह से ही ह्यूमन डेवलपमेंट होती है, या फिर उसको हम वेल बीइंग भी कह सकते हैं। वेल बीइंग स्टेटस जो रहता है व्यक्ति का उसी को कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। तो इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब क्या होता है? कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, तो कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ यानी कि ये ऐसी प्रक्रिया है इसमें सभी घटकों का समावेश होता है। तो इसी को विथ ग्रो विथ जस्टिस, ग्रो विथ इक्विटी यानी कि न्यास सह वृद्धि और समन्यास सह वृद्धि, इन सभी को मिलाकर जो वृद्धि होती है समावेशी वृद्धि भी इसको कहा जाता है। तो कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ को ही समावेशी वृद्धि भी कहा जाता है। ठीक है, समावेशी वृद्धि यानी कि प्लस जो ग्रोथ विथ जस्टिस एंड ग्रोथ विथ इक्विटी इसमें काउंट किया जाता है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं इकोनॉमिक इंडिकेटर्स यानी कि जो विकास का आर्थिक निर्देशक है। इंडिकेटर यानी क्या होता है? निर्देशक। तो विकास के आर्थिक निर्देशक हम देखते हैं कौन कौन से है विकास के आर्थिक निर्देशक, इन्हीं को कहते हैं इकोनॉमिक इंडिकेटर। ठीक है, विकास के आर्थिक निर्देशक। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं नेशनल प्रोडक्ट इनकम। नेशनल प्रोडक्ट इनकम इसी का अर्थ होता है राष्ट्रीय उत्पाद व उत्पन्न। क्या होता है इसका अर्थ? राष्ट्रीय उत्पाद व उत्पादन। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? नेशनल प्रोडक्ट इनकम यानी कि देश के आर्थिक क्रिया का स्तर जो रहता है उसको मेजर करने के लिए राष्ट्रीय उत्पाद और राष्ट्रीय उत्पन्न की गणना की जाती है। तो राष्ट्रीय उत्पाद में जो मार्केट वैल्यू है वो काउंट किया जाता है और इसी से क्या किया जाता है? हमारा नेशनल इनकम काउंट किया जाता है। तो नेशनल इनकम इंडिकेटर्स। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा पॉइंट पर कैपिटल इनकम या फिर पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम यानी जो पर व्यक्ति आय या फिर इसको दरडोई उत्पन्न भी कहा जाता है। ठीक है,
पर व्यक्ति आय, इसको हम कहते हैं पर कैपिटल इनकम। यानी कि जो देश का जो पूरा नेशनल इनकम है डिवाइडेड बाय इट्स पॉपुलेशन, नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन इज इक्वल टू पर कैपिटा इनकम। ठीक है, यानी कि जो प्रति व्यक्ति आय जो है वो इस तरह से, इस फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं, नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ, यानी कि जो हमारा उत्पन्न है और संपत्ति है उसमें विषमता। तो कौन से भी देश में अगर हम जाते हैं तो ये कंडीशन सभी देश में हमको मिलती है, यानी कि जो प्रति व्यक्ति जो उत्पन्न रहता है वो हर एक व्यक्ति का मतलब डिफरेंट अलग अलग रहता है, और उनकी जो संपत्ति रहती है, ठीक है, तो वो भी अलग अलग रहती है। इसी को कहते हैं इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ। इनइक्वालिटी यानी क्या होता है, विषमता होती है जो इनकम एंड वेल्थ यानी कि उत्पन्न और संपत्ति में। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं लेवल ऑफ पॉवर्टी। लेवल ऑफ पॉवर्टी का मतलब क्या होता है, यानी कि दारिद्र्य का दर, जो दारिद्र्य का दर रहता है, रेट रहता है, ठीक है, उसी को कहते हैं लेवल ऑफ पॉवर्टी। यानी कि जो उच्च स्तर या फिर निम्न स्तर उसका होता है किसकी वजह से है, जैसे कि न्यूट्रिशन की वजह से या फिर हंगर की वजह से, तो इससे जो पॉवर्टी क्रिएट होती है, ठीक है, तो लेवल ऑफ पॉवर्टी ये भी क्या है, एक इकोनॉमिक इंडिकेटर है। समझ आया? ठीक है, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सोशल इंडिकेटर्स। ठीक है, तो सोशल इंडिकेटर्स यानी कि इनका अर्थ होता है विकास के सामाजिक निर्देशक, विकास के सामाजिक निर्देशक, सोशल इंडिकेटर्स, सामाजिक निर्देशक, इनको हम सोशल इंडिकेटर कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें है एजुकेशनल इंडिकेटर यानी जो शिक्षण विषयक जो निर्देशक रहते हैं इनको एजुकेशनल इंडिकेटर्स कहते हैं। तो देश की जो शैक्षणिक स्तर दर्शाने के लिए हमको जो साक्षरता दर, विशेषतः तो महिलाओं का साक्षरता दर रहता है, विभिन्न जो एज के या वयोगट के जो बच्चे रहते हैं उनका जो कितना प्रमाण है, रेशो है, जितनी संख्या में वो स्कूल में जाते हैं, ठीक है, तो ये भी हमारा सोशल इंडिकेटर है इकोनॉमिक इंडिकेटर में से। ठीक है, एजुकेशनल इंडिकेटर समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं हम हेल्थ इंडिकेटर यानी आरोग्य विषयक निर्देशक। तो शिक्षण क्षेत्र के कौशल्य का इस्तेमाल करके जो हमारा इंडिकेटर है वो आरोग्य के क्षेत्र पे डिपेंड रहता है। तो दीर्घ जीवन काल यानी लॉन्जेविटी, ये क्या करता है, आरोग्य का निर्देशक करता है। तो बर्थ रेट, डेथ रेट, चाइल्ड डेथ रेट या फिर मदर डेथ रेट, न्यूट्रिशन स्टेटस, ये सब इसमें इंक्लूड आता है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं हेल्थ इंडिकेटर्स। नेक्स्ट हम देखते हैं रेट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, यानी आर्थिक विकास और लोक संख्या का जो दर रहता है, इनका जो समानता इन दोनों में रहती है, तो इसी को कहते हैं रेट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि जो लोगों में बढ़ी हुई जन्म दर जो बढ़ता है इसी को हम रेट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन यानी इसको लोक संख्या का दर भी हम कह सकते हैं। ठीक है, लोक संख्या दर इसको कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम जेंडर रिलेटेड इंडिकेटर्स यानी जो लिंग विषयक विकास निर्देशक रहते हैं उनको कहा जाता है, यानी कि स्त्री और पुरुष की असमानता, स्त्री पुरुष समानता, ये जो फैक्टर्स है
वो जेंडर रिलेटेड इंडिकेटर्स में आते हैं, ठीक है। इसी को कहते हैं लिंग विषयक विकास निर्देशक, लिंग विषयक विकास निर्देशक, इन्हीं में ये काउंट किया जाता है, ठीक है। समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट अब हम देखते हैं यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसको इन शॉर्ट क्या कहा जाता है, यूएनडीपी, यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो सबसे पहले आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो जागतिक स्तर के ऊपर विकास का निर्देशांक दर्शाने के लिए यूएनडीपी की तरफ से प्रोग्राम यानी कि जो कार्यक्रम आयोजित किया जाता है उसी को कहते हैं यूएनडीपी। तो इसमें प्रमुख 5 जो चीज़ें हैं, 5 निर्देशांक है, इनकी गणना की जाती है। मानव विकास निर्देशांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एंड जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। तो हर एक पॉइंट को हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। तो इसको HDI भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो 1990 में सबसे पहले इसका रिपोर्ट सर्वे किया गया था, रिपोर्ट जारी किया गया था। तो एक अर्थतज्ञ है अमर्त्य सेन, इनकी ये संकल्पना थी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की। तो इन्होंने ही इसके ऊपर रिसर्च करके ये प्रोग्राम्स को आयोजित किया था, इसीलिए अमर्त्य सेन को ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जनक कहा जाता है, ठीक है, अमर्त्य सेन को। इसके बाद 2010 में इसका रिपोर्ट जारी किया गया था और लेटेस्ट अगर हम देखते हैं तो 2018 में ये रिपोर्ट जारी किया गया था, 2018 में इसका रिपोर्ट जारी किया गया था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का। तो ये 3 आधार के ऊपर ये निकाला जाता है। एक तो लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। नेक्स्ट आता है नॉलेज, नॉलेज। नेक्स्ट आता है डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। तो इन 3 तत्वों के आधार पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाला जाता है, ठीक है। तो 2018 का जो रिपोर्ट है उसमें अगर हम देखते हैं तो सबसे सर्वाधिक जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो 1 नंबर पे है नॉर्वे का, 2 नंबर पे है स्विट्ज़रलैंड का, 2 नंबर पे है स्विट्ज़रलैंड, 3 नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया, 4 नंबर पे है आयरलैंड, आयरलैंड, 5 नंबर पे है जर्मनी, 5 नंबर पे है जर्मनी। और अगर हम सबसे कम रेट देखते हैं, जो सबसे कम जिनका रेट है, तो 1 टोटल ओवरऑल कंट्रीज में से 189 पे है नाइजर, 188 पे है, हम देख सकते हैं कि सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, और भारत का इसमें नंबर है 130, यानी कि इंडिया का नंबर है 130 और पाकिस्तान का नंबर है 150 नंबर है पाकिस्तान का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अगर हम देखते हैं तो, ठीक है। समझ में आया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इस तरह से वो निकाला जाता है 3 चीज़ों के ऊपर, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, नॉलेज एंड डिसेंट स्टैंडर्ड लिविंग। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉइंट मानव विकास का जो निर्देशांक है, असमानता और समायोजित मानव निर्देशांक, यानी कि इनइक्वालिटी। क्या मतलब होता है इसका, इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। तो इनइक्वालिटी ह्यूमन
एडजस्टेड डेवलपमेंट इंडेक्स। तो 2010 में ये निकाला गया है रिपोर्ट। इसको HDIB कहा जाता है, इसको HDIB कहा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स यानी GDI, जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स या फिर जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स यानी कि GII इसको कहा जाता है। GII, ठीक है, यानी कि लैंगिक असमानता है, इसका निष्कर्ष निकाला जाता है तीन चीज़ों के आधार पर। एक तो रहता है इसमें रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, सेकेंड पॉइंट रहता है इसमें एम्पावरमेंट, और थर्ड पॉइंट रहता है इसमें लेबर मार्केट, थर्ड पॉइंट रहता है, ठीक है। तो इन तीन चीज़ों के आधार पर ये लैंगिक असमानता निर्देशांक यानी कि जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स निकाला जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी कि बहुआयामी दारिद्र्य निर्देशांक, यानी कि जो बहुआयामी दारिद्र्य निर्देशांक है पॉवर्टी के इंडेक्स है वो कौन कौन से है। तो ये तीन क्षेत्र के आधार पर निकाला जाता है। एक है हेल्थ, दूसरा है एजुकेशन यानी कि शिक्षण, और तीसरा है लिविंग स्टैंडर्ड, ठीक है। तो इन तीन चीज़ों के आधार पर क्या निकाला जाता है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ये निकाला जाता है, ठीक है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ों के आधार पर निकाला जाता है, हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड, जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इन तीन चीज़ों के आधार पर निकाला जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स जिसको कहा जाता है GDI, ठीक है, GDI जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, GDI इक्वल टू वुमेन HDI डिवाइडेड बाय मेंस HDI। तो GDI अगर हमको निकालना है, GDI जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स इज इक्वल टू वुमेन HDI, HD यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स डिवाइडेड बाय मैन HDI, ठीक है। तो इस फॉर्मूला से जो इंडेक्स निकाला जाता है उसी को कहते हैं जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। समझ में आया सबको। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स या फिर इसको क्या कहा जाता है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स और सहस्त्र विकास लक्ष्य भी जिसको कहा जाता है, सहस्त्र विकास लक्ष्य, ठीक है, इसको कहा जाता है सहस्त्र विकास लक्ष्य। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को कंप्लीट करने के लिए हमको 9 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स कंप्लीट करना पड़ता है। तो सबसे पहला है इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। क्या करना है हमको, इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर यानी कि अति दारिद्र्य और जो भूख निर्मूलन करना है, अति दारिद्र्य और भूख का निर्मूलन, ये किस में आता है, इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर में आता है, ठीक है। नेक्स्ट अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन यानी कि हर एक चाइल्ड को शिक्षा मिलनी चाहिए, प्राइमरी एजुकेशन। जैसे कि अर्बन एरियाज़ में प्राइमरी एजुकेशन की जो जिम्मेदारी रहती है वो म्यूनिसिपल्स कॉरपोरेशंस की रहती है, और रूरल एरियाज़ में जो प्राइमरी एजुकेशन की जिम्मेदारी ZP यानी ज़िला परिषद की रहती है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अप टू 14 ईयर के जो चाइल्ड रहते हैं उनको फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21C,
ठीक है। और जो हमारा 11th फंडामेंटल राइट है, यानी कि जो पेरेंट्स का क्या है, फंडामेंटल राइट है कि सॉरी फंडामेंटल ड्यूटी है, 11th फंडामेंटल ड्यूटी है कि उनको अपने चाइल्ड को क्या करना है, एजुकेट करना है। ये उनका 11th फंडामेंटल ड्यूटी है। ठीक है, तो अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन इसमें ये आता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, प्रोमोट जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावर वुमन। हमको क्या करना है, जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना है और वुमन एम्पावर करना है, यानी महिला सक्षमीकरण करना है। हमको क्या करना है, महिला सक्षमीकरण। तो इसके लिए भारत सरकार की तरफ से विविध योजनाएं मतलब इम्प्लीमेंट किया जाता है, जैसे कि सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, उज्ज्वला योजना। ऐसी वुमेन एम्पावर करने के लिए इस तरह के योजना जो है वो इम्प्लीमेंट की जाती है। सुकन्या में जब बच्ची का जन्म होता है तब उसके नाम से कुछ धनराशि पोस्ट अकाउंट में उसकी डाली जाती है, बैंक अकाउंट में, और फिर जब वो 18+ हो जाती है तब उसके एजुकेशन पर्पज़ के लिए या फिर उसके मैरिज पर्पज़ के लिए उसको मिलती है। और उज्ज्वला योजना में से वुमेन्स जो रूरल एरिया के वुमेन्स है इनको गैस सिलेंडर मिलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं रेड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, यानी कि जो बाल मृत्यु दर है वो हमको कम करना है। ये 4th मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है। नेक्स्ट है इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, यानी कि जो माता आरोग्य है उसमें हमको सुधारना करनी है, तो माता मृत्यु दर हमको कम करना है। इसके अलावा कॉम्बैट HIV, एड्स, मलेरिया एंड अदर डिसीज, ये जो पेंडेमिक्स है या फिर जो डिसीजेज है इनका हमको सामना करना है। HIV, एड्स, मलेरिया एंड अदर डिसीज। HIV वायरस की वजह से एड्स डिसीज होता है और एनाफिलस फीमेल मॉस्किटो की वजह से मलेरिया डिसीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, यानी कि जो पर्यावरणीय शाश्वता है वो साध्य हमको करनी है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग कम करना है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहुत सारे उपाय हमको करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट 8th हमारा जो डेवलपमेंट है गोल है, 8th डेवलपमेंट गोल है ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, यानी कि जो विकास के लिए जागतिक जो भागीदारी हमको निर्माण करनी है, ग्लोबल पार्टनरशिप करनी है। ठीक है, तो ये मिलेनियम डेवलपमेंट कंप्लीट करने के लिए हमको ग्लोबल पार्टनरशिप करनी है। और अगर हम अभी तक इंडिया की अचीवमेंट देख सकते हैं तो भारत ने इसमें जो बिलो पॉवर्टी लाइन का जो रेशियो है वो 50% कम किया है। अगर इसके अलावा अगर देखते हैं तो एजुकेशन में से जो जेंडर इनइक्वालिटी है वो भारत में 100% ख़त्म हो गई है, जेंडर इनइक्वालिटी। और HIV और एड्स इन जैसे रोगों को डिसीजेस का भारत में से 75% से ज़्यादा निर्मूलन हो चुका है और पोलियो का 100% भारत में से समाप्ति हो गई है पोलियो वायरस की। ठीक है, ये तो इंडिया अचीवमेंट्स है अभी तक की। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जिसको शाश्वत विकास कहा जाता है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय दर्जे के ऊपर जो कॉन्फ्रेंसेस होते हैं यहाँ पे ये निर्णय लिया जाता है। ये बहुआयामी संकल्पना है जिसकी तरफ से हमको ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कंप्लीट करना है फॉर आवर वेल बीइंग के लिए। ठीक है, तो टोटल 17 SDG है, SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17। तो वो कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला है नो पॉवर्टी, यानी कि पूरी तरह से गरीबी या फिर जो दारिद्र्य है वो हमको नष्ट करना है, नो पॉवर्टी ओवरऑल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम ज़ीरो हंगर, ज़ीरो हंगर यानी कि जो भूख की कमी है वो नष्ट करना है, ज़ीरो हंगर हमको अचीव करना है, ये गोल। नेक्स्ट 3rd गोल है हमारा गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, यानी कि एक अच्छा आरोग्य और अच्छा स्वास्थ्य, यानी कि अच्छा आरोग्य और सुस्थिति हमको बनाना है। 4th गोल है हमारा क्वालिटी एजुकेशन,
यानी कि हर एक दर्जे के व्यक्ति को, बालक को हमको गुड क्वालिटी कंडीशन वाला एजुकेशन हमको देना है। ये हमारा 4th सस्टेनेबल गोल है। 5th है जेंडर इक्वालिटी, यानी कि स्त्री पुरुष जो असमानता है वो नष्ट करनी है और जेंडर इक्वालिटी लानी है। नेक्स्ट है क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन, यानी कि स्वच्छ पेयजल, इसकी हमको निर्मित करनी है। देन अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी ये हमारा 7th सस्टेनेबल गोल है। तो इसमें से हमको क्या करना है, जो कम मात्रा वाली, यानी जिसमें क्या करना है हमको अच्छी जो ऊर्जा है उसकी निर्मित करनी है, लाइक सोलर एनर्जी, ऐसे एनर्जी को क्रिएट करना है जो अफोर्डेबल हो और क्लीन हो, जो पर्यावरण के लिए हानि नहीं पहुंचाती हो। ठीक है, हमारा 8th गोल है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि काम की सुस्थिति बनाना और अच्छी तरह से हमको क्या करना है, आर्थिक वृद्धि करना है। तो इसी को कहते हैं डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। 9th हमारा गोल है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री में हमको क्या करना है, उद्योग नवाचार और जो पायाभूत संरचना है इसमें बदल करना है और उनको प्रेरणा देनी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 10th सस्टेनेबल गोल है रेड्यूस इनइक्वालिटी, रेड्यूस इनइक्वालिटी यानी जो विषमता है देशों के अंदर वो हमको कम करना है। नेक्स्ट 11th गोल है हमारा मेकिंग सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, सस्टेनेबल सिटीज और कम्युनिटीज का हमको निर्माण करना है। देन हमको 12th गोल है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, ये हमारा 12th यानी कि जो जवाबदार उपभोग और उत्पादन है वो हमको बनाना है। 13th गोल है हमारा क्लाइमेट एक्शन या फिर जो क्लाइमेट चेंज है इससे रिलेटेड है। 14th गोल है लाइफ बिलो वाटर, यानी कि जो पानी के अंदर की जो जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी है, इसका हमको संवर्धन करना है, उनके लिए अलग अलग जो संवर्धन है वो करना है। ठीक है, तो ये हमारा 14th गोल है लाइफ बिलो वाटर। 15th गोल है हमारा लाइफ ऑन लैंड, यानी कि जमीन के ऊपर का जो जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी है इसका हमको संवर्धन करना है, एनिमल और जो ट्रीज वगैरह है इनका संवर्धन करना है। 16th हमारा सस्टेनेबल गोल है वो है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, यानी कि हमको क्या करना है, शांतता, न्याय और मजबूत संस्थाओं की निर्मित करनी है। तो ये है हमारा 16th सस्टेनेबल गोल। और जो हमारा 17th सस्टेनेबल गोल है वो पार्टनरशिप फॉर द गोल, यानी कि जो कंट्रीज सस्टेनेबल SDG में पार्टिसिपेट हुई है उनके साथ हमको क्या करना है, पार्टनरशिप करना है कि ये जो 17 गोल्स है वो कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो ये है 17th SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, मानव विकास कर सकते हैं, और मानव विकास की तरह से ही हम इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और इसी में हम हमारा पर्यावरण का भी संतुलन रख सकते हैं। तो अगर आज के लेक्चर के बारे में अगर आपके कोई भी क्वेरीज है, कुछ पॉइंट आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट क्वेश्चन में सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दे दूंगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। थैंक यू। Every single day